गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे थे वेक्टर। लास्ट प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको वेक्टर में क्या पढ़ाया था, ठीक है। एक बार हल्का सा मैं उसका रिवाइज कर देता हूँ ताकि आगे का टॉपिक जो है हमारा उससे कनेक्ट हो जाए। तो हमारा टॉपिक चैप्टर जो चल रहा था वो था वेक्टर, सदिश, और इसके अंदर हमने प्रीवियस लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था पैरेललोग्राम का रूल्स। देखो भैया, पैरेललोग्राम का रूल्स के में मैंने यहाँ पर क्या कही थी, एक बात मैंने यहाँ कहा था, ये कोई मेरे पास ए वेक्टर है, यहाँ पे मैंने कहा ये कोई बी वेक्टर है, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको शिफ्टिंग कर सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पर इसकी शिफ्टिंग की, तो इस तरीके से हमारे पास क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया। फिर मैंने कहा था ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, जहाँ से ये टेल से टेल स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से एक डायगोनल निकलती है, यहाँ से एक डायगोनल निकलती है। ये ए है तो बेटा ये भी ए है, ये बी है तो ये भी क्या है बेटा, बी वेक्टर है यहाँ पर। तो मैंने कहा था यहाँ से एक डायगोनल निकलती है और डायगोनल तो यहाँ से भी निकलती है, डायगोनल तो यहाँ से भी निकलती है। तो एक पैरेललोग्राम की दो डायगोनल होती है, और जो यहाँ पर इस स्टार्टिंग पॉइंट से जो डायगोनल निकलती है वो इंपॉर्टेंट होती है। इंपॉर्टेंट क्यों होती है? क्योंकि ये जो डायगोनल्स होती हैं ये यहाँ पर रिजल्टेड को शो करती है, इस पैरेललोग्राम के रिजल्टेड को शो करती है, और इसका जो रिजल्टेड है वो मैंने बताया था आपको ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर, ठीक है। ये डायगोनल जो है बेटा ये भी इसके रिजल्टेड को ही शो करेगी, लेकिन यहाँ पर इसका जो रिजल्टेड होगा वो होगा ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर, यानी कि पैरेललोग्राम की ये वाली डायगोनल जो होती है रिजल्टेड को शो करेगी, और इसका जो रिजल्टेड होगा वो ए प्लस बी होगा। ये वाली डायगोनल जो होगी ये इसके रिजल्टेड को शो नहीं करेगी, लेकिन मैं ये कह दूं कि भैया इसका नाम बताओ, तो या इसका जो है आप इसका वैल्यू बताओ, तो क्या होगा, ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर, यानी कि ये सब्ट्रैक्शन को शो करेगी और ये एडिशन को शो करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखने वाली है। अब देखते हैं कि इन दोनों के बीच की जो आगे की जो कहानी है वो हम देखते हैं। तो देखिए जरा, ये यहाँ पर ये जो मैंने आर लिया है, ये आप कभी ये मत समझना कि ये इसका डायगोनल का रिजल्टेड है भाई, डायगोनल का सॉरी इस पैरेललोग्राम का रिजल्टेड है, ये पैरेललोग्राम का रिजल्टेड नहीं है। पैरेललोग्राम का जो रिजल्टेड जो होता है ये वाली डायगोनल शो करती है, और इसके हिसाब से ये होगा, ठीक है। तो इसके में कंफ्यूजन में मत रहना। अब आगे देखिए, मैं क्या करता हूँ, मैंने फिर बाद में ये कहा था कि जैसे कि आप यहाँ पर एक पैरेललोग्राम ले सकते हैं, और इस पैरेललोग्राम के अंदर मैंने कहा कि जो थीटा है वो क्या है बेटा, 90 से कम है। आप देख रहे हो बेटा, ये जो थीटा लिया है मैंने वो कितना है, 90 से कम है। जब थीटा 90 से कम होगा तब यहाँ पर क्या कहानी होगी वो अपन को देखनी है। तो देखो, तब मैं अगर ये डायगोनल लेता हूँ तो ये डायगोनल आती है मेरे पास में कितनी बेटा, ए प्लस ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर, ओके। ये डायगोनल लेता हूँ तो मेरे पास में इसकी जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है, ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर। इन दोनों में रिलेशन क्या है? रिलेशन सर सीधी सी बात ये है कि जो इसकी वैल्यू जो है वो इससे कम आएगी। दिख ही रहा है बेटा यहाँ पर, आप यहाँ पे देखिए कि ये डायगोनल जो है ये बड़ी है और ये डायगोनल की वैल्यू क्या है, छोटी है, छोटी है बेटा। तो जितना एरो का लेंथ होता है तो उसकी जो मैग्नीट्यूड होता है वो उतना ही ज़्यादा होता है, जिसका एरो ज़्यादा होगा उसका मैग्नीट्यूड भी उतना ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे आप देखिए ये ज़्यादा है और ये कम है, तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि इन दोनों का रिजल्टेड, तो देखिए ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये क्या होगा, ज़्यादा होगा, किससे, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के रिजल्टेड से, जब आपने थीटा 90 से कम लिया है। अगर मैं यहाँ पर अब मैं सेकंड केस में क्या करता हूँ बेटा, केस सेकंड में ये आप केस फर्स्ट मान लीजिए,
ये आप केस फर्स्ट मान लीजिए, ये केस सेकंड। सेकंड में आप क्या करते हो कि थीटा की वैल्यू आप 90 से ज़्यादा लेते हो, तब क्या कहानी होती है। देखिए थीटा क्या है बेटा, ए और बी के बीच का एंगल है। थीटा यहाँ पर ए और बी के बीच का एंगल है। थीटा यहाँ पर ए और बी के बीच का एंगल है। ये पैरेललोग्राम बन गया बेटा। और यहाँ पे देखिए ये इसकी डायगोनल निकली और एक डायगोनल इसकी ये निकली, ठीक है, दो डायगोनल होती है। अब आप देख रहे हैं कि ये वाला जो डायगोनल है जो इसके स्टार्टिंग पॉइंट से निकल रही है, ये डायगोनल इसके रिजल्टेंट को शो करेगी और इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी बेटा, ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर होगा। यहाँ पे ये जो डायगोनल निकल रही है ये यहाँ पर इसका रिजल्टेंट को शो नहीं करेगी, लेकिन हमें इतना पता है कि ये यहाँ पर सब्ट्रैक्शन को शो करती है। अब इन दोनों के अंदर रिलेशन क्या बन गया, इन दोनों के अंदर रिलेशन बन गया कि ये जो डायगोनल है सब्ट्रैक्शन वाली, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो ज़्यादा है, किससे, इस डायगोनल से। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मोड है वो कम होगा किससे, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मोड से। इसका जो रिजल्टेंट होगा वो ज़्यादा होगा इसके रिजल्ट से, आपको दिख ही रहा है। फिर देखिए यहाँ पर अगर मैं ये कहता हूँ थीटा कितना बेटा 90, केस आप थर्ड ले सकते हो इसको, केस थर्ड के अंदर आप थीटा 90 लेते हो, तब यहाँ पे क्या कहानी होती है। देखिए थीटा आपने 90 लिया है, ठीक है, तो यहाँ पर इसकी दो डायगोनल होगी। थीटा हमने कितना लिया बेटा 90 लिया है, ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है। आप यहाँ पे नाम दे सकते हो, वही नाम वही चलेगा, इसलिए मैं इसको बार बार नहीं लिख रहा हूँ। ए वेक्टर बी वेक्टर, ये यहाँ पर ए वेक्टर है और यहाँ पर क्या बेटा बी वेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा क्या है, ए और बी के बीच का एंगल है और ये कितना हमने 90 लिया हुआ है। तब यहाँ पर क्या कहानी होती है वो देखते हैं। देखो बच्चों यहाँ से इसके बीच से एक डायगोनल ये निकल रही है और एक डायगोनल इसकी ये निकल रही है, ठीक है। अब देखिए ये वाली डायगोनल जो होगी जो कि इसके स्टार्टिंग पॉइंट से निकल रही है, इन वेक्टर के स्टार्टिंग पॉइंट से निकल रही है, इसका मतलब ये डायगोनल इसके रिजल्टेंट को शो करेगी। बट ये वाली डायगोनल जो होती है इसके रिजल्टेंट को शो नहीं करेगी, लेकिन इसकी वैल्यू हमें पता है। सर इसकी वैल्यू हमें पता है कि ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर होगा। सर हमें इसकी वैल्यू भी पता है ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर होगा, ठीक है। अब इन दोनों में रिलेशन क्या है आप यहाँ पे देखेंगे कि देखो बच्चों यहाँ पे एक बात निकल के आ रही है कि इन दोनों के बीच के अंदर 90 का एंगल आ रहा है। इन दोनों के बीच में 90 का एंगल आ रहा है, यानी कि ये दोनों क्या है आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, आप मोड लगा सकते हो परपेंडिकुलर ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। यहाँ पर ये हमने बात की थीटा 90 लिया है और जब यहाँ पर ए और बी जो है वो इक्वल नहीं है। यहाँ पे देख रहे हैं बेटा ए और बी इक्वल नहीं है, ठीक है, इसलिए ये दोनों क्या है यहाँ पर इसकी जो मैग्नीट्यूड होगा वो सीधी सी बात है इक्वल तो होगा ही नहीं। अब इसके अंदर एक स्पेशल केस और बनता है। अगर मैं यहाँ पर एक बात कह देता हूँ कि भैया मैंने क्या किया है यहाँ पर a इक्वल टू बी ले लिया है, यानी कि a की वैल्यू क्या है b के बराबर है, तब क्या कहानी होगी यहाँ पर। तो देखते हैं बच्चों, मैंने कहा यहाँ पर एक स्पेशल केस लिया बेटा, स्पेशल केस ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, और मैंने कहा है a इक्वल टू बी। ये है बेटा मैग्नीट्यूड फॉर्म में, मैग्नीट्यूड फॉर्म में जो है a इक्वल टू बी है। अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूँ तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि ये वेक्टर आपस में बराबर हैं, और जब वेक्टर आपस में बराबर होते हैं तो दो चीज़ें होती हैं, एक तो मैग्नीट्यूड भी उनका इक्वल होना चाहिए और उनकी जो डायरेक्शन है वो भी इक्वल होनी चाहिए। तो क्या इस पैरेललोग्राम के अंदर ये पॉसिबल हो सकता है क्या, ये पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी डायरेक्शन यूँ जा रही है और इसकी डायरेक्शन यूँ जा रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप इसको ऐसा नहीं ले सकते,
हाँ यूं लिख सकते हो, इसका मतलब क्या है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन के इक्वल नहीं है। तो इसलिए आप यहाँ पर ए वेक्टर बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर नहीं लिख सकते। चलो अब हम देखते हैं बेटा ए और बी देखते हैं बेटा। यहाँ पर मैंने कहा और ए और बी इक्वल है, चलो देखते हैं। ये मेरे पास में ए वेक्टर है, ये मेरे पास में बेटा कितना है, बी वेक्टर है। देखो मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ, माप के नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए मैं फ्री हैंड बना रहा हूं बेटा, कोरोना नहीं है बेटा, टेंशन न को। चलिए यहां से एक डायगोनल निकलेगी, यहां से एक डायगोनल निकलेगी और एक डायगोनल इसकी यहां से निकलेगी। यहां से इसकी एक डायगोनल निकलेगी, ठीक है। परपेंडिकुलर तो है ही इसका बेटा, परपेंडिकुलर तो है ही इसका, ठीक है। तो यहां पे ये परपेंडिकुलर तो आ ही रहा है, दिख ही रहा है बेटा, एक दूसरे क्या है, यहां पर परपेंडिकुलर है। लेकिन मैं अगर यहां पर थीटा अगर 90 ले लूं तो क्या कहानी होगी। अगर मैं थीटा 90 ले लेता हूं ए और बी, तब क्या कहानी होगी, देखो। तो आप यहां पर एक डायगोनल खींचिए, ये खींचिए, तो यहां पर क्या होगा कि ये जो दोनों डायगोनल आ रही है, जब आपने एंगल कितना लिया है, थीटा 90 लिया है। जब आपने थीटा 90 लिया है तो ये यहाँ पर क्या बेटा ए वेक्टर है, यहाँ पे क्या बी वेक्टर है, यहाँ पे ए वेक्टर है और यहाँ पे क्या है, बी वेक्टर है। तो आप क्या देख रहे हो कि ये वाला जो होगा ये तो क्या होगा बेटा, ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर होगा, और ये क्या होगा बेटा, ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है स्टार्टिंग पॉइंट से जो आता है वो एडिशन को शो करता है, और जो डायगोनल स्टार्टिंग पॉइंट से नहीं आती है, कहीं और से आती है, तो वो उसके सब्ट्रैक्शन को शो करती है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि दोनों क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी कि आप लिख सकते हो ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर और ये ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर, दोनों क्या है एक दूसरे के परपेंडिकुलर। पहली बात। दूसरी बात हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि दोनों की वैल्यू आप देखिए बेटा, दोनों की वैल्यू जो देखिए वो क्या है यहाँ पर इक्वल आ रही है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो उसको आप, ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर का मोड और ये ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर, ये क्या है एक दूसरे के इक्वल है यहाँ पर। तो इस तरीके से हम इसको यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट है बेटा, ध्यान में रखना इसको, इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर देखिए उसके बाद देखिए, जब आपने वेक्टर का एडिशन किया था, उसका रिजल्टेंट निकाला था और सब्ट्रैक्शन किया था, तब आपके पास में कुछ चीज़ें निकल के आई थी। जब आपने एडिशन किया था तो आपके पास में फॉर्मूला बन के आया था बेटा कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और ये अंडर रूट के अंदर ये हमारे पास रिजल्टेड आया था बेटा एडिशन का। फिर हमने जब इसका सब्ट्रैक्शन किया था तब हमारे पास में आया था ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab कॉस थीटा, ये आया था हमारे पास सब्ट्रैक्शन, ठीक है। इसके बाद मैंने कहा था a इजिकल टू कितना, b, और ये कह करके मैंने यहाँ पर दो केस बनाए थे बेटा। जब एडिशन हो तब आप लिख सकते हो 2a cos थीटा बाई 2, जब यहाँ पर सब्ट्रैक्शन हो तब लिख सकते हो आप 2a sin थीटा बाई 2। ये कैसे आए थे ये मैंने हाँ डिटेल में आपको जो मेरा लास्ट लेक्चर है उसमें करवाया था। जो अभी अब मैं इस पे डिपेंडेंट कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, इसलिए मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ। फिर देखिए मैंने एक डायरेक्शन पर आपको एक फॉर्मूला बताया था, जैसे कि आपको tan अल्फा फाइंड आउट करना हो, तो tan अल्फा फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको एक हल्का सा एक आइडिया आपको दे देता हूँ, बाकी डिटेल में तो करवा चुका हूँ, तो वो भी देख लेते हैं, फिर अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है स्टार्ट करते हैं। तो देखिए tan अल्फा, जिसके साथ एंगल आपको फाइंड आउट करना हो उसको आप यहाँ लिखिए, बची हुई एक्सेस को आप यहाँ लिखिए और यहाँ लिखिए। चूँकि tan है इसलिए आप साइन थीटा लिखिए यहाँ पर, और यहाँ पे क्या लिखिए, कॉस थीटा लिखिए। तो ये tan अल्फा को फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला बनके हमारे पास जो है आ गया है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अभी हम इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे,
तो इसका हमें ध्यान रखना ज़रूरी है। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि जो रिजल्टेड की जो वैल्यू होती है वो a प्लस बी और a माइनस बी के बीच की होती है। मैंने रेंज बताई थी, वेक्टर की रेंज बताई थी मैंने कि वेक्टर का जब एडिशन किया जाता है तो उसका रिजल्टेड जो आता है वो वहाँ पर मैंने बताया था a प्लस बी और a माइनस बी, उसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बीच का होता है। उसके बराबर भी हो सकता है, उसके बराबर भी हो सकता है। तो देखते हैं, उसी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। याद करिए मैंने आपको ये बताया था यहाँ पर, देखिए a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये क्या होगा, यहाँ पर a वेक्टर प्लस b वेक्टर, आप इसका रिजल्टेंट देख सकते हो उसका, और यहाँ पर a डिफरेंस b, ये भी लिख सकते हो आप, उसका वेक्टर डाल के रिजल्टेंट निकाल सकते हो। ये मैंने रेंज बताई थी आपको, ये रेंज बताई थी। ये मॉड है बेटा, ठीक है, ये इसका रिजल्टेड है। आप इसको a प्लस बी भी लिख सकते हो, इसको a डिफरेंस b भी लिख सकते हो, इन दोनों के बीच का होगा या बराबर का होगा, ठीक है। चलिए अब हमने जो सीखा है उस पर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि जो है डाउट है वो हमारे क्लियर हो जाए। तो देखते हैं बच्चों, मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है, यहाँ पर देखते हैं बेटा। इसको मैं वन नाम देता हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट बोल रहा है कि टू फोर्सेस 3 न्यूटन एंड 9 न्यूटन आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी। तो यहां पर लिखा हुआ बेटा टू फोर्सेज ऑफ 3 न्यूटन एंड 9 न्यूटन, ठीक है, आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी, आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि देन मैग्नीट्यूड ऑफ resultant force on body may be, इसमें आपका ऑप्शन देखें बेटा। पहला ऑप्शन है देखिए 3 न्यूटन, सेकंड ऑप्शन है बेटा 4 न्यूटन, और थर्ड ऑप्शन है 10 न्यूटन, और उसके बाद में है डी जो है वो है 15 न्यूटन। ऑप्शन यही दिए हुए हैं। अब देखते हैं बेटा, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पर, ये क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पर द फोर्सेस ऑफ 3 न्यूटन एंड 9 न्यूटन आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी। एक बॉडी पर यहाँ पर 3 न्यूटन और 9 न्यूटन का जो फोर्सेस है वो यहाँ पर लग रहा है। फिर ये कहा जा रहा है कि इसका रिजल्टेंट जो फोर्सेस होगा वो यहाँ पर कितना होगा, वो अपन को देखना है। तो देखो मैंने यहाँ पर इसके बारे में बताया था कि रिजल्टेंट जो होता है वो a प्लस बी और a माइनस बी दोनों के बीच का होता है। यानी कि आप कह सकते हो a माइनस बी से तो कम नहीं होगा और a प्लस बी से ज़्यादा नहीं होगा, इसके बराबर हो सकता है, उससे कम के बराबर भी हो सकता है। इसका मतलब यहाँ पर 3 न्यूटन और 9 न्यूटन का फोर्सेस है, तो इसका तो रिजल्टेंट होगा यहाँ पर। तो मैं लिखूँगा बेटा, यहाँ पर इसको लिखूँगा रिजल्टेंट, यहाँ पे लिखूँगा मैं रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा 3 प्लस 9 कितना हो गया 12 हो गया बेटा। तो मैक्सिमम जो होगा वो कितना होगा 12 होगा और मिनिमम जो होगा वो। तो देखिए
इसका जो रिजल्टेड फोर्सेस होगा वो a प्लस बी और a माइनस बी के बीच का कुछ भी हो सकता है। तो a प्लस बी तो कितना हुआ बेटा 12 हुआ, और a माइनस बी कितना हुआ 6 हुआ, यानी कि 6 से 12 के बीच में उस फोर्सेस की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। 6 हो सकती है, 7 हो सकती है, 8, 9, 10, 11, 12 ये यहाँ तक हो सकती है। इससे कम नहीं जाएगा और इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस रेंज के अंदर कौन से फोर्स आते हैं, क्या 3 इस रेंज में है क्या, ना, तो ये तो इससे बाहर निकल गया, तो ये यहाँ पर नहीं होगा। 4 है बेटा, फिर बाहर निकल गया 6 से, ये भी नहीं होगा। 10 न्यूटन है, ये इसकी रेंज में है, चलो ठीक है। 15 बेटा इससे बाहर निकल गया। 12 मैक्सिमम फोर्सेस जो होता है यहाँ पे कितना होगा 12 होगा, इसलिए यहाँ पर ये भी नहीं होगा। तो इस तरीके से हमारे पास जो फोर्सेस की वैल्यू निकल के ये आई है, a प्लस बी और a माइनस बी के बीच का होगा यहाँ पर। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब देखिए इसी तरह का एक क्वेश्चन और है, उसको ओपन लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पे कहा हुआ बेटा विच ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ ए फोर्सेज कैन नॉट गिव ए रिजल्टेंट 15 न्यूटन। तो देखिए मैं एक बार क्वेश्चन लिख देता हूं ताकि आपको आसानी रहे। देखिए क्वेश्चन क्या है यहां पर, विच ऑफ द कॉम्बिनेशन, विच ऑफ द कॉम्बिनेशन, विच ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्सेस cannot give a resulted force of 15 Newton, resultant of 15 Newton। यहां पे ऑप्शन बेटा दे रखा है, फर्स्ट दिया बेटा 13 न्यूटन एंड 17 न्यूटन। बी आपको दे रखा है बेटा कितना 25 न्यूटन एंड 7 न्यूटन। सी दिया है बेटा यहां पर कितना दिया है 10 न्यूटन एंड 20 न्यूटन। डी दिया हुआ आपको नन ऑफ दिस, यही ऑप्शन है बेटा। डी दिया हुआ यहां पर नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहां पर, क्वेश्चन बोल रहा है बेटा विच ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्सेस कैन नॉट गिव ए रिजल्टेंट ऑफ 15 न्यूटन। ये यहां पे बोल रहा है कि यहां पर से कौन से फोर्सेस जो है वो यहां पर 15 न्यूटन जो है वो नहीं देगा। 15 न्यूटन का कौन सा वाला नहीं देगा वो अपन को देखना है, जिसका रिजल्टेंट जो है वो 15 न्यूटन ना हो। चलो देखते हैं। मैं यहां पर इसको सॉल्व कर रहा हूं, तो पहले मैं फर्स्ट ऑप्शन लेता हूं। तो फर्स्ट ऑप्शन के अंदर क्या है कि 30 न्यूटन एंड 17 न्यूटन है। तो इसका रेंज जो होगा, इस रेंज के अंदर कौन कौन से फोर्सेस आएंगे वो देखिए, इसके अंदर कौन कौन से फोर्सेस आएंगे वो अपन को देखना है, a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो यहां पर देखिए 17 प्लस 13 ये कितना होगा बेटा, ये 30 न्यूटन होगा। फिर देखिए 17 माइनस का 13 तो कितना होगा 4 न्यूटन होगा। यानी कि इस रेंज में यहां पर इसके अंदर मिनिमम फोर्स कितना होगा 4 न्यूटन का होगा और मैक्सिमम फोर्स कितना होगा 30 न्यूटन का होगा। तो इसके बीच जितना भी फोर्स होगा तो देखते हैं 15 न्यूटन जो है वो इन दोनों के बीच में आ रहा है। इसका मतलब इस कॉम्बिनेशन के अंदर, इसके अंदर, ठीक है, ये वाली बात फॉलो हो रही है। तो ये तो है, तो मैं इसको राइट कर देता हूं यहां पर। फिर देखता हूं बेटा इसके अंदर सेकंड ऑप्शन में, बी में देखता हूं यहां पर। बी क्या बोल रहा है यहां पर 25 न्यूटन प्लस 7 न्यूटन, तो कितना हुआ 32 न्यूटन हुआ यहां पर। इसके बाद देखिए अगर मैं इसको माइनस कर देता हूं तो मेरे पास आएगा यहां पर कितना 18 न्यूटन।
तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बेटा 25 न्यूटन और 7 न्यूटन के बीच की जो रेंज आती है यहाँ पर के लिए जो रेंज आती है फोर्सेस की वो 18 to 32, यानी 18 से कम नहीं होगा और 32 से मैक्सिमम नहीं होगा। तो इसका मतलब ये वाला जो है इस बात को फॉलो कर रहा है। इसने ये तो कहा है विच ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्सेस कैन नॉट गिव रिजल्टेड 50 न्यूटन। कौन सा कॉम्बिनेशन जो है जिसका रिजल्टेड जो है वो 50 न्यूटन को शो नहीं करेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ये वाला होगा। अगर आप राइट से कंफ्यूज हो रहे हो तो ये राइट वो नहीं है जो आंसर वाला है, ये तो इस बात को फॉलो, ये जो 50 न्यूटन जो है ये दे रहा है, ये है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये वाला होगा। अब इसका भी देख लेते हैं बेटा, इसका भी देख लेते हैं। सी क्या बोल रहा है बेटा, 20 न्यूटन प्लस 10 न्यूटन, तो कितना हुआ 30 न्यूटन हुआ, और 20 माइनस का 10 हुआ तो कितना हुआ, ये 10 हो गया अपने पास। तो ये 30 न्यूटन हुआ और ये अपने पास में 10 न्यूटन हुआ। तो इसका मतलब यहाँ पर मिनिमम फोर्सेस कितना है, 10 न्यूटन का है और मैक्सिमम 30 न्यूटन का है, जबकि ये कितना बेटा 15 का है, यानी कि ये वाला फोर्सेस इस रेंज में आ रहा है। तो ये भी दिखाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हुआ, ये वाला इसका आंसर हुआ कि 25 न्यूटन और 7 न्यूटन का जो फोर्सेस है वो यहाँ पर इसका जो रिजल्टेड है वो 15 न्यूटन को शो नहीं करेगा। बात समझ में आई नहीं? चलिए अब हम इसमें आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका वो क्या है। यहां पे अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं तो देखो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि आपकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन इन दोनों के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होता है उसको अपन बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगर जिस व्यक्ति ने जहाँ से स्टार्ट किया है वापस वो वहीं पर पहुँच गया है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0 हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट, यहाँ पर देखें आप, which of the following set of displacement cannot give a zero resulted, ऑप्शन बेटा अपने पास में कितना है, फर्स्ट दे रखा है अपन को ए जो है 2 मीटर, 4 मीटर, 8 मीटर, और जो बी दिया अपने पास में 1 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर। फिर उसके बाद में सी दे रखा आपको कितना है बेटा, 5 मीटर, 7 मीटर, 9 मीटर, और ये जो डी दिया है आपको वो नन ऑफ दिस। तो देखिए यहां पर क्या कहानी हो रही है। देखो बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट गिव ए जीरो रिजल्टेड। यहां पे ये बोल रहा है कि कौन सा डिस्प्लेसमेंट जो है वो सेट वो जीरो नहीं देता है, कैन नॉट गिव ए जीरो, वो यहां पर जीरो नहीं दे सकता। तो जीरो रिजल्टेड का मतलब क्या हुआ कि व्यक्ति जहां से चला है वापस वहीं पर पहुंच गया है। तो वहां पर वापस पहुंचना, देखिए इसको समझिए, व्यक्ति यहां है स्टार्टिंग में, यहां से चला और वो वापस यहीं पर पहुंच गया, तो इसका रिजल्टेड कितना हुआ, 0 हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। फिर देखिए यहां पर
ये 2 मीटर, 4 मीटर और 8 मीटर है। इसका सबसे बड़ा वाला सेट उठाइए आप, बड़ा वाला सेट उठाइए। तो यहां पर पहले ऑप्शन के अंदर जो 8 मीटर है वो सबसे बड़ा वाला है, ठीक है। तो यहां पे आप क्या देखेंगे कि फिर बाद में 2 मीटर और 4 मीटर है, यानी कि पहले ये 2 चला, फिर ये यहां से 4 मीटर चला। तो क्या ये यहां तक पहुंच गया? क्या यहां तक पहुंचा नहीं है। तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। इसका मतलब दोबारा सुनिए बात को, आप इसमें से क्या कीजिए, जो बड़ा वाला डिस्प्लेसमेंट है उसको आप चूज कीजिए। बड़ा डिस्प्लेसमेंट कितना बेटा? 8 मीटर का। तो यहां पर आपने 8 मीटर चूज किया, उसके बाद कितना बचा? 2 मीटर एंड 5 मीटर, ठीक है। तो यहां पर 2 मीटर एंड 5 मीटर बचा यहां पर। तो यहां पर आप 4 मीटर बचा यहां पर, तो 2 मीटर चलेगा और ये 4 मीटर चलेगा। तो यहां से कितना हुआ? 2 और 4 6 हुआ बेटा यहां पर। लेकिन ये यहां पर इसका डिस्प्लेसमेंट बच गया, यानी कि जीरो डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहां पर ये पूछ क्या रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट गिव्स जीरो? कौन सा जीरो नहीं देता है? यही नहीं देता जीरो, ये जीरो नहीं दे रहा है। अब इसको भी चेक कर लेते हैं बेटा। यहां पे आप इसके मैक्सिमम पोर्शन को चुनिए। 4 मीटर है तो ये 4 मीटर को चुनिए आप, ये 4 मीटर है, ओके। यहां पे आप देखेंगे उसके बाद 1 एंड 3 है, ये 1 हो गया एंड ये 3 हो गया, यानी कि ये स्टार्टिंग से यहां चला था, वापस ये यहीं पर पहुंच गया, यानी कि ये इसका डिस्प्लेसमेंट कितना दे रहा है? 0 दे रहा है। जहां से चले थे वापस आप वहीं पर पहुंच गए हो, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट से कितना हो गया? 0 हो गया यहां पर। यहां पे आइए 5, 7, 9 मीटर, चलो इसको देखते हैं। यहां पे आप मैक्सिमम को चुनिए, ये 9 मीटर मैक्सिमम है, ये आपने इसको चुन लिया है। उसके बाद देखिए 7 एंड 5 मीटर है। आप स्टार्टिंग में यहां पर थे, डिस्प्लेसमेंट का जब आप जहां पर पहले थे वहीं पर आप पहुंच जाते हो तो हम ये कहते हैं कि उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0 हो गया। अब देखिए मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी? 9 मीटर है, उसको आप चूज किए, आपने यहां पे चुना उसको। उसके बाद 5 एंड 7 मीटर है, तो देखिए आपको वापस यहीं पर ही पहुंचना है, लेकिन यहां पर डिस्टेंस देखो 5 मीटर और 7 मीटर है। तो क्या आप वहां पे पहुंच सकते हो क्या? एक एवरेज बच्चा बोलेगा कि सर देखिए ये यहां पर 7 मीटर और ये यहां पर 5 मीटर, देखिए सर वो आगे निकल गया, ये आगे निकल गया, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं हुआ है, वापस यहां नहीं पहुंचा है। तो किसने कहा है कि बेटा आप सीधे आइए और आगे निकल जाइए? अगर मैं वापस यहां पर पहुंचना चाहूं तो मैं पहुंच सकता हूं, कैसे? मैं यूं ना जाकर के ये जो 7 मीटर की डिस्टेंस है वो मैं ऐसे ट्रेवल कर लूंगा, बाकी बची हुई 5 मीटर में ऐसे ट्रेवल कर लूंगा और मैं यहां पर पहुंच जाऊंगा। आपसे कह दे कि आपको अपने कोचिंग में पहुंचना है, कोचिंग में पहुंचने का जो रास्ता है उसका जो टाइम है वो आपसे कह दिया 5 मिनट का है, ठीक है, और आपको दिया जाता है 2 मिनट। तो क्या आप पहुंच पाओगे? क्या आप वहां पे पहुंच नहीं पाओगे, ठीक है। लेकिन मैं आपसे ये कह दूं कि कोचिंग में पहुंचने का टाइम 5 मिनट का है, लेकिन आपको मैंने 10 मिनट दिए, अब पहुंचो, तो क्या आप पहुंच नहीं सकते? क्या यहीं से निकले हो वापस यहीं पे पहुंचना है? कोचिंग से निकले हो और निकलते आपको ये कह दिया बेटा कि आप इस कोचिंग से निकलिए, 2 मिनट आपके जाने के हैं और 2 मिनट आपके आने के हैं, यानी कि 4 मिनट आपके पास में है, ठीक है। तो 4 मिनट में आप वापस पहुंच सकते हो। या आपको बोल दिया कि 5 मिनट आने और जाने में लगते हैं, तो 5 मिनट जब आने और जाने में लगते हैं तब आप 5 मिनट में वापस वहां पर पहुंच सकते हो, ठीक है। अब देखिए मैंने यह कह दिया कि आपको मैंने टाइम तो कोचिंग से निकलने में और आने में टाइम लगता है 5 मिनट का, मैंने आपको वहां पे 3 मिनट का टाइम दे दिया, तो आप तो केवल जा पाओगे, वापस आ नहीं पाओगे, तो आपको डिस्प्लेसमेंट वहां पे 0 नहीं होगा। लेकिन अगर मैं आपको 5 मिनट के बजाय मैं आपको यहाँ पे 10 मिनट दे देता हूँ कि लो बच्चों 10 मिनट दिए आपको टाइम, जबकि टाइम लगता है कितना? 5 मिनट का। अब आप घर जाइए और घर से कोचिंग आइए,
तो क्या आप नहीं आ सकते? क्या आप आराम से आ सकते हो। आप जरूरी थोड़ी बेटा जिस रास्ते से आए हो आपको 10 मिनट कंप्लीट करना है, तो जिस रास्ते से आए हो ठीक है उसी से वापस आना कोई जरूरी थोड़ी है। आप वहाँ पर लंबी दूरी ट्रेवल करके भी आ सकते हो। ठीक है, तो ज़्यादा वैल्यू चाहे कितनी हो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हम घूम करके वापस यहाँ पर पहुँच जाएंगे। लेकिन कम टाइम होना ये सही नहीं है, क्योंकि कम टाइम में तो बेटा हम यहाँ पर पहुँच ही नहीं पाएंगे। तो मैक्सिमम वैल्यू चाहे कितनी हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम वैल्यू जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो ये वाला पोर्शन जो है यहाँ पर ये यहाँ पर 0 को शो करेगा, तो ये भी 0 को शो करेगा, ये भी करेगा, लेकिन ये वाला पोर्शन जो है वो 0 को शो नहीं करेगा। तो यहाँ पर इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया। अब देखिए हम इसका एक क्वेश्चन और लेते हैं जिसमें आपको रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन क्या है देखिए बेटा, देखो 2 फोर्सेस आर अप्लाइड, 2 फोर्सेस आर अप्लाइड, 2 फोर्सेस आर अप्लाइड, ए स्टोन ऑफ फिर बोला है बेटा 25 kg एक्टिंग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस 250 kg, 250 kg ले लो या 25 kg ले लो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 25 kg। फिर यहां पे बोला है अकॉर्डिंग टू द फिगर, अकॉर्डिंग टू द फिगर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फिगर आपसे ये कहा है कि 2 फोर्सेस जो है अकॉर्डिंग टू फिगर लग रहे हैं। फिगर में आपको बना देता हूं बेटा, ये एक कोई बॉडी है और इस पे यहाँ पर 2 फोर्सेस जो हैं ये लग रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर ये एक्स वाई एक्सिस है ये आपको बना रखी है यहाँ पर, ठीक है। ये यहाँ पे बोल रहे हैं बेटा कितना है 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है यहाँ पर, और ये यहाँ पर 200 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है। और एंगल आपको दे रखा है बेटा यहाँ पर कितना 30 डिग्री का, 30 डिग्री का आपको एंगल यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। ये कंडीशन है, यहाँ पर ये बोल जा रहा है कि 100 न्यूटन का फोर्सेज है, ये 200 न्यूटन का फोर्सेज है जो इस स्टोन पर अकॉर्डिंग टू फिगर लग रहा है। इस स्टोन का जो मास है वो कितना है 25 kg का है। अब देखिए आपसे पूछा क्या गया है, पहला यहाँ से आपसे पूछा गया है रिजल्टेंट फोर्सेस ऑन स्टोन, रिजल्टेंट क्या लिखा बेटा यहाँ पर, रिजल्टेंट फोर्स ऑफ स्टोन। तो देखिए स्टोन पर यहाँ पर रिजल्टेंट जो फोर्स है वो यहाँ पर कितना लग रहा है वो अपन को देखना है। तो देखिए बच्चों रिजल्टेंट फोर्सेस के लिए ये 2 वेक्टर है बेटा, यहाँ पर फोर्स क्या होता है वेक्टर होता है, और वेक्टर का जब हम एडिशन करते हैं तो इसका रिजल्टेंट जो निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं बेटा, a² + b² + 2ab cos थीटा, ये निकालते हैं बेटा। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी लीजिए आप 100 लीजिए और ये कितना लीजिए 200 लीजिए। अब आपको यहाँ पर a और b के बीच का एंगल पता नहीं है, गिवन नहीं है, लेकिन जब आप इस डायग्राम को देखोगे तो आप पाओगे कि ये वाला एंगल कितना है 30 का, सॉरी 90 का है, और ये वाला कितना है 30 का, 30 + 90 कितना हुआ 120 हुआ। इसका मतलब ये एंगल कितना है 120 हुआ। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, देखिए यहाँ पर ये a² b, a को आपने कितना है 100 का सेंटर किया है और b कितना है यहाँ पर 200 न्यूटन है। तो यहाँ पर आप कॉमन लेके बाहर निकाल सकते हो, किसको 100 को कॉमन लेके बाहर निकाल सकते हो, तब आपके पास में यहाँ पे कितना बचा है 1² + 2² + 2 1 × 2 और n हाफ। अब देखिए ये कितना है, थीटा कितना है यहाँ पर 120 डिग्री, थीटा यहाँ पे कितना बेटा 120 डिग्री है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है माइनस का हाफ होती है। तो यहाँ पे आप माइनस लगा सकते हो, माइनस लगाओगे बेटा, ये मैं ट्रिग्नोमेट्री में खूब क्लास कहूँ इसलिए मैं इसको फास्ट ले रहा हूँ बेटा। ये 100 है यहाँ पर, और ये अपने पास कितना है 1 है + 4 है, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये यहाँ पर 2, तो 5 5 2 3, तो 100√3 न्यूटन ये आया है, इसका रिजल्टेंट की वैल्यू निकल के आई है। रिजल्टेंट जो होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी 100√3 न्यूटन का फोर्स होगा यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर
आप और कुछ भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, अब देखिए आप रिजल्टेंट होगा वो कहाँ होगा, आप एक आईडी से कह सकते हो कि सर देखिए रिजल्टेंट जो होगा वो इन दोनों के बीच में होगा, लेकिन कहाँ होगा ये आप बता सकते हो। आपने कहा था कि रिजल्टेंट जो होता है वो हमेशा बड़े वेक्टर की तरफ जाता है, तो इसका मतलब ये रिजल्टेंट जो है वो ऐसे जाएगा, ये रिजल्टेंट जाएगा, बड़े वेक्टर की तरफ ज़्यादा है, ठीक है। तो ये वाला एंगल छोटा होगा, ये वाला एंगल बड़ा होगा। तो यहाँ पर और इस रिजल्ट की वैल्यू कितनी है, ये वाली है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर ही आपसे कुछ और बातें भी पूछी जा सकती हैं, जैसे कि मैं कह दूँ यहाँ पर भैया 100 रिजल्टेंट और 100 न्यूटन के बीच का आप जो है एंगल फाइंड आउट कीजिए। रिजल्टेंट और 100 न्यूटन के बीच का एंगल फाइंड आउट कीजिए। जैसे कि बेटा इस क्वेश्चंस जैसे कि आपको यहाँ पर इन क्वेश्चंस में दिया होगा, तो देख लेते हैं। एंगल बिटवीन रिजल्टेंट फोर्स एंड 100 न्यूटन, बिल्कुल बेटा यही क्वेश्चन है। तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पर बेटा, एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड 100 न्यूटन। तो रिजल्टेंट एंड 100 न्यूटन के बीच में एंगल कितना होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए आप लिख सकते हो इसको tan अल्फा, जिसके बीच कौन पूछा है उसको आप यहां लिखिए, फिर बचे हुए को लिखिए, बचा हुआ कितना बेटा 200, उसके बाद 200 को ऊपर लिखिए, उसके बाद यहाँ पे लिखिए साइन 120 और यहाँ पे लिखिए बेटा कॉस 120। इसको आप सॉल्व कर दीजिए, आपके पास में कितना आ जाएगा, tan अल्फा की वैल्यू निकल के आ जाएगी, यानी कि रिजल्टेंट की वैल्यू जो है वो निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पर आप इसको इस तरह से देख सकते हो कि इसकी रिजल्टेंट की जो वैल्यू है क्या निकल के आती है। साइन 120 की वैल्यू और कोस 120 की जो वैल्यू है ये आपको मैं बहुत बार करवा चुका हूँ, तो आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए सॉल्व कर लेते हैं बेटा इसको। 120, देखिए साइन 120 की वैल्यू क्या होगी, मैं एक बार फिर आपको बताता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री है, एक बार रिवाइज कर देता हूँ बेटा। तो देखिए ये कितना है 120 है, यहाँ पर ये कितना बचा 60 बचा, तो यहाँ पर साइन का क्या होगा बेटा माइनस में होगा, तो यह माइनस साइन 60 हो जाएगा, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू आपको पता बेटा कितना होता है, 0 से हाफ तक। देखिए एक बार रिवाइज कहता हूँ, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। तो 0 हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा अपने पास में। तो यहाँ पर देखिएगा √3/2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा √3/2, तो ये माइनस का √3/2 हो जाएगा अपने पास में। कॉस 120 की वैल्यू तो आपको बेटा वैसे ही पता ही है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, हाफ होती है। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो, माइनस का √3/2, ये 100 है प्लस 200 है और ये यहाँ पर माइनस का हाफ है यहाँ पर, ठीक है। माइनस का हाफ होगा इसका, ये कैंसिल हो गया बेटा, ठीक है। तो कितना हुआ 0 हो गया बेटा, यहाँ पर 100 माइनस का 100 0 हुआ, 0 बटा ये कितना हो जाएगा अपने पास में इन्फिनाइट हो जाएगा। tan अल्फा कितना हो जाएगा इन्फिनाइट हो जाएगा, और tan अल्फा की वैल्यू इन्फिनाइट जो होती है वो किसके लिए होती है 90 के लिए होती है। तो यहाँ पे अल्फा कितना हो जाएगा 90 का हो जाएगा, तो इसका मतलब रिजल्टेंट जो फोर्स क्या होगा 90 का हो जाएगा, और जब ये 90 हो जाएगा यहाँ पर इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। अब देखिए रिजल्टेंट का 200 न्यूटन के साथ एंगल कितना होगा, तो वो भी आप इसी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट देना चाहो तो भी दे सकते हो, क्योंकि अगर जब रिजल्टेंट के साथ में एंगल जो है उसका कितना 90 का हुआ, ये एंगल कितना है, ये यहाँ पे इसको यूँ दिखा दीजिए तो बेटर रहेगा। ये कितना है 90 का हुआ है, तो ये कितना है 30 का हुआ है, तो आप इसको वैसे भी इसका आंसर दे सकते हो। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। तो यहाँ पर बेसिक तरीका यही रहेगा कि जिसके साथ एंगल आपसे पूछा गया है तो आप वहाँ पे क्या कीजिए
कि जिसका एंगल आपके जिसके साथ पूछा गया पहले उसको लिखिए आप, फिर बची हुई एक्सिस को लिखिए, फिर उस बची हुई एक्सिस को आप ऊपर लिखिए और फिर बाद में साइन और कॉस का लिख लीजिए। फिर थीटा जो है यहाँ पर ए और बी के बीच का एंगल होता है, तो थीटा ए और बी के बीच का एंगल, तो यहाँ पे देखो ये 30 दिया हुआ है, ये आपको यहाँ पर 90 दिख रहा है, तो 90 प्लस थीटा कितना हुआ 120 एंगल। तो 120 एंगल यहाँ पे लगाइए और लगाने के बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हो, तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व किए। अब इसके अलावा और भी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जिसमें आपसे ये कहा जाता है, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। देखिए मैंने कहा है कि दो फोर्सेस हैं, एक फोर्सेस कितना है बेटा 4 न्यूटन का है, मैंने यहाँ पर ये कहा है, मैं आपको ऐसे ही यहाँ पर बता रहा हूँ। एक फोर्सेस है वो कितना है 4 न्यूटन का है, मैंने कहा यहाँ पर ए फोर्सेस है वो कितना है 4 न्यूटन का है और बी फोर्सेस भी कितना है बेटा 4 न्यूटन का है, ठीक है। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट निकल के आ रहा है, रिजल्टेंट निकल के जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 4 न्यूटन का आ रहा है। तो मुझे यहाँ पर एंगल बताइए, एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच में मुझे यहाँ पर आपको एंगल बताना है। तो देखिए इस एंगल को बताने के लिए आप यहाँ पर जो आपको मैंने मेथड बता रखा है उसी मेथड को आप फॉलो कीजिए। कौन सा मेथड? देखिए ये जो रिजल्टेंट जो आ रहा है, ये रिजल्टेंट जो है ए और बी के बराबर आ रहा है, यानी कि पहली बात तो यहाँ पर ए बराबर क्या है बी है, तो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन तो यहाँ पे क्या है, कंडीशन क्या आपको दिख रही है, कंडीशन आपको दिख रही है क्या ए बराबर बी है, ठीक है। और रिजल्टेंट भी क्या है इसके इक्वल है। तो जो मैंने आपको कल बताया था उसके जाइए, उस पर जाइए और आप देखिए यहाँ पर कि रिजल्टेंट जब बराबर होता हो और यहाँ पर ए बराबर बी हो और रिजल्टेंट जो होता है उसके बराबर होता है, तो थीटा कितना आता है 120 डिग्री आता है, ठीक है। कल मैंने आपको एक टेबल बना के बताई थी, यहाँ पर मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। 0 डिग्री, 30 डिग्री, यहाँ पर 45 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। मैंने कहा था ये कितना 0 और ये √3a, सॉरी देखिए यहाँ पर R2a cos θ/2 होता है, ये कहा था बेटा मैंने। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले में आप मान रखते जाइए, जब मान रखोगे तो आपके पास में आ जाएगा। आप इसको इससे भी फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हो। रिजल्ट कितना आ रहा है 4 आ रहा है, 2 × 4 और ये cos θ/2, ये कितना हुआ बेटा यहाँ पर, ये यहाँ गया 4/8, 4/8 का मीन्स क्या हुआ हाफ हो गया, ये कितना हुआ हाफ हो गया यहाँ पर भाई, ये नीचे जाएगा इसके, तो 4/8 हाफ हो गया है, तो यहाँ पर ये cos θ/2। फिर देखिए यहाँ पर ये हाफ जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है, ये जो हाफ वैल्यू होती है वो 60 डिग्री की होती है। अब ये 2 यहाँ जाएगा तो कितना हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा, cos θ कितना हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा। तो आप इससे भी इसको सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरीके से जो हमने सीखा उस पर क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। तो यहाँ पर ध्यान रखिए इस बात को। अब हमने यहाँ पर वेक्टर का एडिशन पढ़ लिया है, वेक्टर का सबट्रैक्शन पढ़ लिया है हमने यहाँ पर, ठीक है। उसका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं वो हमने सीखा, पैरेललोग्राम रूल हमने सीख लिया है, ट्रायंगल रूल हमने सीख लिया है, ठीक है। अब हमारे पास जो बचता है वो बचता है एक तो वेक्टर का कंपोनेंट, ठीक है, और उसके बाद बचता है बेटा अपने पास आप कह सकते हो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए काफ़ी है बेटा, थैंक यू।